अब नेक्स्ट टॉपिक इज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन। अभी हाल में एक घटना हुई है जहां पर यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले पार्क में एआई पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, और वहां पर एआई से जुड़ा ब्लेचले डिक्लेरेशन पारित किया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर ये पूरा एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सबसे पहले इस डिक्लेरेशन में क्या बातें हैं, तो इस दौरान यूरोपीय संघ सहित 27 प्रमुख देश एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं। इसे ब्लेचले घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इसमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तो ये 2 महत्वपूर्ण देश तो ये तो शामिल हो गए। इसके अलावा भारत, फिर बाकी यूरोपीय कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि शामिल है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से 3 देश महत्वपूर्ण है कि ब्लेचले घोषणा पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत तीनों शामिल है, ठीक है। रूस शामिल इसमें नहीं है। यह घोषणा पत्र फ्रंटियर एआई सुरक्षा पर शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक आगे की प्रक्रिया, जोखिमों, अवसरों और उनकी जिम्मेदारी पर साझा समझौते स्थापित करने की बात की गई है। अब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से जुड़े क्या जोखिम है जिनके लिए इसे विनियमित करने की आवश्यकता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यदि बहुत सारी संभावनाएं लेके आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी लेके आती है। अब उन्हीं समस्याओं के कारण इसको विनियमित किए जाने की बात की जा रही है। सबसे पहले एआई का जितना सिस्टम है उस पर बिग टेक कंपनियों का नियंत्रण है। एआई के विकास से संबंधित निर्णय बड़ी तकनीकी कंपनियों के हाथों में है, क्योंकि ये कंपनियां डिजिटल डाटा की विशाल भंडार और विशाल कंप्यूटिंग शक्ति आदि तक पहुंच रखती है, ठीक है। दूसरी बात है दुरुपयोग। यदि जानबूझकर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इससे बहुत अधिक जोखिम हो सकता है। फ्रंटियर एआई सिस्टम एल्गोरिदम का उपयोग करके दुष्प्रचार जैसे जोखिम को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब इसके बाद है फ्रंटियर एआई सिस्टम एल्गोरिदम के दुरुपयोग के उदाहरण है। सबसे पहला है हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चित दुरुपयोग का उदाहरण आया है डीप फेक, ठीक है, जिसमें जानबूझकर हानिकारक जानकारी साझा करने या फिर साइबर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। दुनिया भर के चुनावों में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि डीप फेक के माध्यम से अपने निजी स्वार्थों को साधने का प्रयास किया गया है। अब इसके बाद है एआई मॉडल का असफल होना। कई बार क्या होता है एआई मॉडल अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है, इसलिए भी हमें विनियमित करने की आवश्यकता है। अब ऐसे मामले कहाँ सामने आते हैं, समय के साथ एआई जनित सामग्री द्वारा डेटाबेस विकृत हो सकते हैं। नवीन मॉडल पिछले एआई मॉडलों की गलतियों को शामिल करते हुए डेटा सेट के पैटर्न को बदल देता है। उदाहरण के लिए पिछले एआई मॉडल में नस्लीय भेदभाव जैसी समस्याएं देखी गई हैं, ठीक है। तो पुराने मॉडल में क्या थी, उसमें कुछ रेशियल और जेंडर से जुड़ी हुई समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को जो नए एआई मॉडल हैं वे कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम एआई का रेगुलेशन करें ताकि ऐसी समस्याएं आगे की एआई मॉडल पर ट्रांसफर ना हो। इस बात है मॉडल अपनाने में चुनौतियां आई। एआई के विभिन्न मॉडलों के विकास में जोखिम शामिल है, ठीक है, इसलिए इसे विनियमित करने की आवश्यकता है। अब कौन कौन से जोखिम शामिल है, तो यदि हम क्लोज मॉडल में बात करें तो क्लोज मॉडल और निजी संगठनों तक सीमित एआई तंत्र दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा दुरुपयोग को रोकने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक एआई तंत्र केवल एक विशिष्ट कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है तो अपराधियों द्वारा अनधिकृत रूप से पहुंच और उपयोग से अधिक सुरक्षित होगा। हालांकि इस तंत्र में सुरक्षा विफलता और अज्ञात पूर्वाग्रहों जैसे जोखिम भी विद्यमान होते हैं। दूसरा, यदि कोई ओपन सोर्स है तो उस पर किस प्रकार की चुनौती की संभावना रहती है, तो ओपन सोर्स वाले में क्या होता है, ओपन सोर्स मॉडल के तहत पूर्वाग्रह मतलब जो डाटा सेट है, डाटा सेट में यदि किसी प्रकार की गलत सूचना है, ठीक
ठीक, किसी प्रकार का जोखिम या फिर वायरस है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की कमी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोई बग बोलते हैं, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बग बोलते हैं, किसी प्रकार का बग बग है या फिर किसी प्रकार की कमजोरी है, ठीक है। यदि वह सिस्टम में उपस्थित है तो इससे क्या हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण लोग द्वारा इसके दुरुपयोग की जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह जो दो मॉडल है, एक तो क्लोज मॉडल है और एक ओपन मॉडल है, और इन दोनों ही मॉडल पर जो डाटा सेट में पूर्वाग्रह है या फिर डाटा सेट में जोखिम है या फिर डाटा सेट में कोई बग है, वायरस है या फिर बाहर से कोई कार्रवाई हो सकती है, तो उनकी खतरे बने रहते हैं। जैसे क्लोज मॉडल में खासकर आंतरिक खतरे जैसे वायरस, बग, ठीक है, कोई डाटा सेट में कमियां है, उस तरह की कमियां होती हैं। लेकिन जो ओपन सोर्स है उसमें बाहर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयों की संभावना रहती है। इसके अलावा साइबर जोखिम है, जैसे कि वैश्विक तनाव और साइबर क्षमताओं में वृद्धि के कारण AI द्वारा संचालित अपराध, साइबर अपराध और हैकिंग की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान पैदा हो रहा है। अब इसके बाद है आर्थिक जोखिम की बात करें तो अर्थव्यवस्था में AI के प्रभावों की वजह से सामाजिक और भू राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि श्रम बाजार की विस्थापन और वित्तीय बाजारों के स्वचालन से रोजगार क्षति, सामाजिक और भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर AI को विनियमित किया जा चुका है। तो सबसे पहले है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने AI अधिनियम के तहत, तो यहाँ पर एक AI अधिनियम आ चुका है, के तहत दुनिया का पहला व्यापक AI कानून बनाने का प्रयास किया है। यह AI सिस्टम को जोखिम के 4 स्तरों पर वर्गीकृत करता है और विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग नियम विनियमन तय करता है। तो इसने क्या किया है, AI को ऐसे 4 स्तरों में बांटा है, ठीक है, और 4 स्तरों में बांट के उन सबके लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। इसके तहत एक नया EU AI कार्यालय बनाया जाएगा जो कुल विश्वव्यापी राजस्व की 6% तक जुर्माने के साथ कानून को लागू करने, दंड की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें क्या किया गया है, यदि कोई कंपनी EU के कानून का वायलेशन करती है तो उस पर उसके ग्लोबल रेवेन्यू का 6% तक लगाया जा सकता है, ठीक। अमेरिका ने देखे तो अमेरिका ने क्या प्रयास किया है, अमेरिका ने सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा पर मानक स्थापित करने के लिए विनियमन या फिर रेगुलेशन बनाए हैं। यह 1 दर्जन से अधिक कंपनियों द्वारा अपनाई गई स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, ठीक है। भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत ने क्या किया है, भारत सरकार AI को विनियमित करने के लिए एक व्यापक डिजिटल इंडिया अधिनियम लाने पर विचार कर रही है, ठीक है। तो जो हमारा IT एक्ट है, IT एक्ट में अभी संशोधन नहीं होगा बल्कि उसको पूर्णतः रद्द करके एक नया अधिनियम लाने की सरकार बात कर रही है, जिसका नाम होगा डिजिटल इंडिया एक्ट, जो हो सकता है कि आगे के सत्रों में पारित हो, ठीक है। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति रणनीति जारी की है। यह रणनीति सभी के लिए जिम्मेदार AI मतलब रिस्पॉन्सिबल AI के सिद्धांतों पर केंद्रित है, ठीक है। अब चीन की बात करें तो चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए क्या किया है, चीन के नियमों के तहत राज्य द्वारा एल्गोरिदम की उन्नत स्तर की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही ये एल्गोरिदम मूल समाजवादी मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, चीन की बात करें तो राज्य द्वारा एल्गोरिदम की जांच की जा सकती है और इसके अलावा जो उनके एल्गोरिदम है वह समाजवादी मूल्य या फिर चीनी साम्यवादी पार्टी है उसके अनुरूप होने चाहिए। तो चीन ने कंपनियों के लिए इस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं। AI द्वारा तैयार किए गए कंटेंट की उचित रूप से लेबलिंग किया जाना चाहिए, साथ ही डेटा गोपनीयता और बौद्धिक संपदा से संबंधित नियमों का पालन होना चाहिए। तो इस तरीके के सिद्धांत को चीन ने अपनी कंपनियों के लिए जारी किया है। अब है AI सिस्टम की बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जैसे कि अभी हाल ही में ब्लैचली डिक्लेरेशन पारित हुई है, तो उसी प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और विनियम के लिए सहयोग करना चाहिए। AI द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए घरेलू विनियमन के स्तर पर पूर्णतः हल नहीं निकाले जा सकते हैं। इसलिए बुनियादी वैश्विक मानकों को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। प्रभाव मूल्यांकन की बात करें, ठीक है। तो दूसरी बात है जोखिम
उत्पन्न होने की यदि संभावना है तो उसका प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम के संभावित प्रभाव की जांच समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि कितना जोखिम हो रहा है या फिर किसी साइबर अटैक से कितनी जोखिम हुई है उसकी जानकारी जुटाई जा सके। इसके बाद है समानुपातिक शासन सभी देशों। तो अगला पॉइंट क्या है? समानुपातिक शासन। सभी देशों ने नवाचार समर्थक और समानुपातिक शासन तथा विनियामक दृष्टिकोण की महत्व पर विचार करना चाहिए। तो सभी देशों को नवाचार को बनाए रखने के लिए और उसी के अनुरूप एक गवर्नेंस का ढांचा भी स्थापित किया जाए कि मतलब एआई भी डेवलप हो और उसके साथ साथ गवर्नेंस भी स्थापित हो जो एआई को रेगुलेट करे। क्योंकि होगा कि ओवर रेगुलेशन से एआई डेवलपमेंट नहीं होगा, और एआई का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो उससे समाज पर और हमारी जो गवर्नेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए एक समानुपातिक शासन की जरूरत है जो एआई के लिए बाधा न बने बल्कि बढ़ावा दे उसको। ठीक है, निजी क्षेत्र की हमें इसमें जवाबदेहिता तय करने की आवश्यकता है और हमें बेहतर डिजाइन बनाने की आवश्यकता है जिसमें किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह, ना तो रेशियल और ना ही जेंडर, दोनों प्रकार की पूर्वाग्रह ना हो, और ना ही वह हानिकारक जवाब दे, किसी व्यक्ति की भावनाओं को आयत कर दिया या फिर सांप्रदायिक जवाब दे रहा है या फिर किसी की जाति धर्म के विरुद्ध कुछ निगेटिव जवाब एआई द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें बेहतर डिजाइन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर डिजाइन बनाना चाहिए। निजी क्षेत्र जो चैट जीपीटी या फिर अदर जो एआई चैटबॉट हैं या फिर एआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। समानुपातिक शासन कि एआई को भी बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ एक वैश्विक व्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। ठीक है, तो इसके अलावा प्रभाव मूल्यांकन, तो इन स्तरों पर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद जिम्मेदार तरीके से एआई प्रबंधन के लिए कौन कौन से सिद्धांत हम फॉलो कर सकते हैं, किस रास्ते पर चल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सुरक्षा और विश्वसनीयता के सिद्धांत कि हम एआई डेवलपमेंट करें तो उसमें हम जो हमारे नागरिक हैं या फिर जो कंज्यूमर है उनकी सुरक्षा और व्यवस्था पर उनका विश्वास बना रहे, इस बात का हम ध्यान रखें। दूसरी बात है समानता के सिद्धांत कि एआई को हम डेवलपमेंट करें लेकिन एआई फॉर ऑल, तो इसमें हम क्या कोशिश करें कि एआई फॉर ऑल की अप्रोच के साथ हम काम करें। ठीक है, इसके बाद है समावेशी और गैर भेदभावपूर्ण बनाना, तो हम कोशिश करें कि एआई से सबको लाभ हो, चाहे वो श्वेत पर्सन हो या फिर आश्रित व्यक्ति हो या फिर महिलाएं हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। सामान्यतः देखा जाता है कि एआई ब्लैक पीपल और महिलाओं के साथ भेदभाव करती है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसके बाद है निजता और सुरक्षा का सिद्धांत। जब भी हम एआई डेवलपमेंट करें या फिर कोई सिद्धांत बनाए तो कोशिश करें कि एआई से किसी भी प्रकार की निजता का उल्लंघन ना हो। इसके बाद है पारदर्शिता का सिद्धांत कि एआई मॉडल है वो पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की मिलीशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। इसके अलावा जवाबदेहिता, कोई कंपनी यदि एआई से जुड़ा या फिर डीप फेक से जुड़ा कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि गलत व्यक्तियों के हाथ में वो डीप फेक से जुड़ा या फिर चैटबॉट से जुड़ा कोई सिस्टम उसके हाथ में ना लगे। इसके बाद सकारात्मक मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना चाहिए। तो जो भी एआई सिस्टम बनाया जाए उसमें कोशिश होनी चाहिए कि मानवीय मूल्यों की क्षति ना हो, बल्कि वह मानवीय मूल्यों जैसे दया, करुणा, प्रेम, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय दे या फिर जो चैटबॉट है वो कोई निर्णय इन्हीं मूल्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एआई का उपयोग। तो हमने टॉपिक क्या था हमारा, एआई का रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में एआई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एआई का प्रयोग। तो क्यों महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य देखभाल में एआई का इस्तेमाल अभूतपूर्व रहा है। इसने मरीजों के निदान मतलब डायग्नोसिस में, उपचार मतलब उसके क्योर में और निगरानी के तरीके को नया आकार देने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण है, मेंस में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, यह तकनीक अधिक सटीक निदान करके मरीजों की अधिक व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाती है। तो व्यक्तिगत उपचार मतलब पर्सनलाइज्ड क्योर को सक्षम बनाती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को किस अमाउंट में दवाओं की आवश्यकता है, किस इंजेक्शन की आवश्यकता है, तो इसकी यह बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी एआई दे सकती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान और परिणामों में, तो स्वास्थ्य देखभाल की रिसर्च में और उसके स्वास्थ्य देखभाल के रिजल्ट में सुधार हो सकता है। इसके बाद उपयोग के क्षेत्र।
उच्च गुणवत्ता युक्त रोगी देखभाल इससे संभव हो सकती है। एआई द्वारा संचालित क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम, तो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उपकरणों की सहायता से, तो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट उपकरण जो होते हैं उनकी सहायता से सटीक, उचित और कार्रवाई योग्य निदान और उपचार दोनों किया जा सकता है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल ने अपोलो क्लिनिक इंटेलिजेंस इंजन नामक CDS उपकरण लॉन्च किया है। सभी भारतीय डॉक्टर इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है क्लिनिकल अनुसंधान और खोज में AI क्लिनिकल परीक्षण में सुधार कर रहा है। साथ ही क्लिनिकल परीक्षण में लोगों की भर्ती में विविधता लाने, संचालन में नवाचार का समर्थन करने में भी मदद कर रहा है। AI रोग की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब AI की सहायता से बहुत सारी दवाओं की भी खोज की जा सकती है। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाया जा सकता है। पूर्व अनुमान लगाने, जैसे कोई महामारी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसका पूर्व अनुमान AI के माध्यम से किया जा सकता है। या फिर आ सकती है तो किन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रकोप दिखेगा, ठीक है, तो इन सब का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। AI मॉडल का उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति श्रृंखला, तो जो स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में, उस पर कोई दबाव ना आए, उसमें सुधार किया जा सकता है। संभावित व्यवधानों की आशंका और इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित करके AI यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि मरीजों को हमेशा आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और सेवाओं तक पहुंच हो। इस बात है कार्यबल के लिए AI क्षमताओं से लैस ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, दुर्लभ श्रम संसाधनों के बेहतर उपयोग, काम की थकान को कम करने तथा परिचालन और लागत दक्षता में सुधार करने के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद है एक पॉइंट और लिख लो कि AI से मेडिकल रिसर्च की जा सकती है, नई प्रकार की दवाओं की खोज की जा सकती है, ठीक है। तो एक है दवाओं की खोज और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। AI से रोबोट संचालित ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के भी अभिनव प्रयोग देखे जा सकते हैं। अब चुनौतियां क्या क्या है? सबसे पहले है स्वास्थ्य देखभाल में AI को अधिक व्यापक रूप से अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे डेटा तक पहुंच और संग्रहण संबंधी खामियां, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ डेटा है उसको व्यापक पैमाने पर AI के दायरे में नहीं लाया गया है। तो जब AI के दायरे में डाटा ही नहीं होगा तो AI डाटा प्रोसेस कैसे करेगी, या फिर डाटा प्रोसेस करके अच्छे रिजल्ट कैसे निकालेगी। दूसरा है निजता संबंधी मुद्दे, जैसे AI क्या कर सकती है, पर्सनल डाटा ब्रीच करके किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर सकती है। डेटा का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके अलावा विनियामक अस्पष्टता, तो विनियामक अस्पष्टता है AI का जो चूंकि कार्य करने का क्षेत्र है वहाँ पर कोई विनियामक की मानदंड स्थापित नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि AI द्वारा व्यक्ति की निजता, डेटा का दुरुपयोग आदि जैसे कार्य का संपादन किया जाए, जो कि एक तरीके से गैर कानूनी है, ठीक है। इसके बाद है भविष्य के लिए अवसर। AI भविष्य के लिए अवसर कैसे है? तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में AI हम सभी के लिए अपार संभावनाएं और अवसर प्रदान करता है। इससे एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जैसे कि निदान और उपचार की प्रगति, चिकित्सीय खोज और क्लिनिकल अनुसंधान, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, परिचालन और प्रशासन से जुड़ी संभावनाएं। तो परिचालन और प्रशासन में मदद कर सकती है। आपूर्ति श्रृंखला को, जैसे कि ऑक्सीजन को या फिर दवाओं की आपूर्ति को या फिर ब्लड की आपूर्ति को, तो सबसे पहले तो इनकी कहाँ कितनी स्टोरेज है, कैसे इनकी सप्लाई चेन बनाई जाए, ठीक है, कहाँ डिमांड इनकी ज़्यादा है, कहाँ इनकी सप्लाई ज़्यादा है, तो इन सबको मैनेज करने में इसका अच्छा रोल हो सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है निदान में और उपचार में। इसके अलावा पूर्व अनुमान में भी मदद कर सकती है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड क्योर में भी इसका यूज किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड क्योर का निर्माण करना है तो उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद है AI का कृषि कार्यों में उपयोग। कृषि कार्यों में AI के उपयोग को ऐसे व्यवहार समाधानों में से एक माना जाता है जो व्यापक रूप से बढ़ती आबादी के सामने विद्यमान खाद्यान्न की कमी को दूर कर सकता है। उपयोग के क्षेत्र कैसे हैं? सबसे पहले है
बुद्धिमत्तापूर्ण फसल योजना का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें छोटे और बड़ी फसल, ऋण और विस्तार सेवाएं, सिंचाई, बुआई आदि के लिए एआई मॉडल की सहायता से योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि किस प्रकार की एक सफल योजना बनाकर किसान लाभ ले सकता है। ठीक है। दूसरी बात है स्मार्ट खेती। एआई से क्या किया जा सकता है? प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। एआई आधारित फ्रेमवर्क की सहायता से पोषण प्रबंधन, वन हेल्थ को बढ़ावा देने, खेतों की मशीनीकरण, मृदा विश्लेषण, कीट और मौसम की भविष्यवाणी आसानी से हो सकती है। ठीक है। अब इसी बात है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एआई के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए एआई फॉर एग्रीकल्चर पहल को लागू कर रहा है। इसके तहत तेलंगाना में कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साबू बाबू पहल शुरू की गई है। तो ये हम इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। ये हो सकता है प्रीलिम के प्रैक्टिकली भी पूछ लिया जाए और मेंस में तो इसको हम कोट कर ही सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत में कृषि में एआई का उपयोग हो उसके लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। खेत से थाली। एआई निम्नलिखित सुधार कर सकता है। जो खेत में अनाज हो रहा है उसको थाली तक पहुंचाने की जो पूरी प्रणाली है उसमें सुधार कर सकता है। जैसे बजट आधारित सूचनाओं को बढ़ावा दे सकता है, लॉजिस्टिक क्षमता और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन को बढ़ावा दे सकता है, फिनटेक का उद्भव मतलब जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसको लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा मांग और मूल्य उत्पादन क्षमता है, उत्पादन दक्षता है, इसको बढ़ावा दे सकता है। कृषि डेटा का उपयोग, इससे क्या हो सकता है बड़ी पैमाने में जो कृषि डेटा क्रिएट हुआ है तो डेटा से लेस एआई की सहायता से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे पास कृषि डेटा है उसका सफल उपयोग भी किया जा सकता है एआई की सहायता से और उसके माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही इसके विश्लेषण के जरिए एक राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में मदद मिल सकती है। अब संभावित चुनौतियां कौन कौन सी हैं? कई चुनौतियां निरंतर विद्यमान हैं जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है, सुदूर क्षेत्रों तक प्रौद्योगिकी पहुंच की आवश्यकता है और कृषि क्षेत्र में शिक्षा और जागरूकता की कमी है। भविष्य के लिए कौन कौन सी अवसर है कृषि क्षेत्र में? भविष्य में एआई भारतीय कृषि की उत्पादकता में सुधार और निम्नलिखित कदमों के माध्यम से कृषि पद्धतियों को अधिक सरल बनाने में मदद कर सकती है, जैसे कि निरंतर निवेश, दूसरा है सरकार और टेक डेवलपर्स तथा किसानों के बीच अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद है मल्टी मॉडल बुद्धिमत्ता की बात करें तो मल्टी मॉडल बुद्धिमत्ता क्या है और इसका क्या महत्व है तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस स्लाइड में। मल्टी मॉडल एआई के तहत जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कई इनपुट की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु मल्टी मॉडल एआई सिस्टम के तहत किसी भी मीडिया के विभिन्न पहलुओं में एक ही वस्तु या अवधारणा को जोड़कर देखा जाता है। एक मल्टी मॉडल एआई सिस्टम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो जैसे डेटा स्रोतों से डेटा लेकर सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से? बिजनेस एनालिटिक्स में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो इसके माध्यम से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की पहचान आसानी से कर सकता है। साथ ही यह बेहतर और तथ्यों के आधार पर अधिक समझ प्रदान करता है। तो यह बेहतर समझ प्रदान करता है और तथ्यों के आधार पर मतलब फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करता है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हुए किसी कंपनी के वित्तीय लाभों और यहाँ तक कि रख रखाव की जरूरतों के बारे में भी पूर्वानुमान कर सकता है। डेटा प्रोसेसिंग या लिखित विवरण, वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, चेहरे के भावों की विश्लेषण और स्वचालित वाहनों या मशीनों के लिए सेंसर के विकास में मदद कर सकता है। पहुंच की बात करें, ऐसी प्रणालियां अपने परिवेश से संबंधित स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करके दिव्यांग व्यक्ति की सहायता कर सकती हैं। अब इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है, मतलब मल्टी मॉडल एआई से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है? तो सबसे पहले है इससे जुड़ी कई चुनौतियां आज भी बनी हुई है, जैसे निश्चितता संबंधी चुनौती है, नैतिकता की चुनौतियां हैं। इसके अलावा है मानकीकृत ढांचे की आवश्यकता है। भविष्य के लिए क्या अवसर है? इससे
तो मल्टी मॉडल एआई प्रणालियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। ये अपने क्षैतिज या संभावित उपयोग के क्षेत्रों का विस्तार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। साथ ही ये निजता, सुरक्षा, नैतिक चिंताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुहितधारक ढांचे का निर्माण करती हैं। ठीक, निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है? जिम्मेदारपूर्ण और नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हुए एआई की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सही विनियामक फ्रेमवर्क का काम करना महत्वपूर्ण है। इस उभरती तकनीक के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर यह आवश्यक होगा कि नीति निर्माता, हितधारक, शोधकर्ता आपस में सहयोग करें ताकि एक ऐसा भविष्य तैयार हो सके जहां एआई समाज में सकारात्मक योगदान लेके आए।